नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एक तरफ पीएम मोदी कन्याकुमारी से कश्मीर घाटी तक अपनी पकड़ मजबूत बनाते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का मजबूत आधार भी खिसकता जा रहा है। हर राज्य में विपक्ष अलग थलग पड़ चुका है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में लंबे समय से चल रही सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई है। अब दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर दिया था, लेकिन इसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं हुई। महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पाई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 48 लोकसभा सीटों में से 18 सीटों पर अपने कोऑर्डिनेटर भी अपॉइंट कर दिए हैं। साथ ही मराठा आरक्षण विधेयक भी पारित हो गया, जिससे शरद पवार की राजनीति भी खतरे में आ गई है। तो कैसे पूरा विपक्ष चुनाव से पहले पस्त होता जा रहा है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। कई विकास परियोजनाओं की उन्होंने शुरुआत की, लेकिन फारूक अब्दुल्ला जो विपक्ष में ही रहे, वो तो कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का जो कार्यक्रम हो रहा था, फारूक अब्दुल्ला ही क्यों, कई सारे ये विपक्षी पार्टियां, ये गुपकार वाले सब, वो गैंग जो बना था वो भी वहाँ मौजूद थे। कई मीडिया चैनल वालों ने पकड़ा कि भाई साहब आप इधर क्या कर रहे हो, तो सब भी कह रहे कि देखिए ये तो पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, आपके भी हमारे भी, हम तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आए हैं। मतलब, लेकिन कल तक ये कहते थे कि ये बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं। भाई, जनता के सामने जनता की भावनाओं से लड़ने की हिम्मत किसको हो सकती है। आपको चुनाव में जाना है, जनता की भावनाओं, उनकी अपेक्षाओं से ही भिड़ जाओगे, तो राहुल गांधी और बाकी एक्सपीरियंस लीडर में फर्क क्या रहा। अब वहां पे क्या हुआ है, वहां पे आमूल चूल परिवर्तन जिसको कहते हैं ना, वहां जम्मू कश्मीर के लोग देख पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। आप कब तक ये ढकोसला करते रहोगे। जिसके घर में बिजली पहुंच रहा है, जिसके घर में पानी पहुंच रहा है, जिसके घर में गैस पहुंच रहा है, जिसके घर में टॉयलेट बनाया जा रहा है, जिसको तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही है, उसके पास जाकर के कहोगे कि देखो मोदी जो है बहुत बड़ा दुश्मन है, वो मानेगा? नहीं मानेगा। आप जितना कैंपेन खराब करोगे उसके खिलाफ, लोग उसके तरफ जुड़ते चले जाएंगे। कोई बहुत स्टेक नहीं लगा हुआ है जम्मू कश्मीर में, आप इस बात को समझिए। जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री मोदी के लिए आन बान शान और अपने कमिटमेंट को किस तरीके से वो अमली जामा पहनाते हैं, उसका विषय है। 3-4 सीट तो इधर से उधर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको बता दूं, फारूक अब्दुल्ला अगर जीत गए, आ जाएंगे एनडीए में, बेटा बन जाएगा मंत्री, क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ये जो 370 कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। एक ऐसा वादा जिसको लेकर के देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो विरोध करते रही, इवन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, एनडीए में लोग बहुत मलाईदार मंत्रालय भी लिए, लेकिन एक कैविएट लगा दिया था कि अटल जी आपके साथ तो सरकार हम बनाएंगे, लेकिन ये राम मंदिर, यूसीसी और 370 को आप उस पर बात नहीं होगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके जिसमें इसको बाहर किया गया था, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने इस 370 को, उसका जो वादा जो किया था उसको पूरा किया। न सिर्फ पूरा किया, उन तमाम बड़े बड़े कानून के जानकार, तो एडिटर, पत्रकार, दलाल, इंटरनेशनल एजेंसियां, सबको झूठा साबित किया, जिसने ये कहा था कि आर्टिकल 370 हटा तो फिर कश्मीर भारत का अंग नहीं रह पाएगा। इट इज अ ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड कश्मीर 370। तो ब्रिज तोड़ के वहां पे जो है प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ दिल जीता है लोगों का, और इसीलिए जो कश्मीर 370 का जो मैसेज है वो पूरे देश में जाता है। साउथ इंडिया में कम जाता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में तो ये
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मसला है, इसलिए प्रधानमंत्री का ये मास्टर स्ट्रोक था आज। बिल्कुल सर। तो पीएम मोदी आज जम्मू में, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में, लेकिन यूपी में क्या हो गया? अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के रास्ते अलग हो गए। अभी कुछ देर पहले ही अखिलेश यादव ने 5 और उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया। सीट शेयरिंग पर क्यों नहीं बात बन पाई? देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की औकात क्या है? सबसे बड़ी बात तो यही है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को साथ लेने के लिए अगर अखिलेश यादव सोच रहे हैं तो उसके पीछे केवल एक रीजन है, और वो है कि मुसलमानों के अंदर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन न रहे कि एंटी बीजेपी जाने के लिए हमें अलग अलग लोगों के बीच कहीं कहीं सीटों पर, अलग अलग सीटों पर समीकरण अलग होते हैं। लोग वोटिंग करने से पहले ये जान नहीं पाते कांग्रेस जीत रही है, समाजवादी पार्टी जीत रही है या बसपा आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब होता है कि अगर मुसलमान कंफ्यूज हो जाएगा तो अखिलेश यादव और कांग्रेस, ये दोनों के बीच थोड़े बहुत वोट बट जाएंगे। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अखिलेश यादव ने हाथ बढ़ाया, क्योंकि वो परख तो पहले चुके हैं। पहले भी राहुल गांधी के साथ वो गठबंधन करके यूपी के 2 लड़के का कैंपेन चला चुके हैं, और महान स्ट्रेटेजिस्ट, ये चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उनके साथ खड़े थे। क्या कर लिया? कुछ नहीं किया 2017 में। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी से अलग हो गए। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ बसपा ने गठबंधन किया, मायावती साथ में आई, मायावती को फायदा हुआ, 10 लोकसभा की सीटें जीती, सपा 5 लोकसभा की सीटें जीती, 15 सीटें इन दोनों ने मिलकर जीता था पिछले लोकसभा चुनाव में। लेकिन मायावती को लगा कि ये अखिलेश से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है, ये 10 सीटें जो हम जीते हैं उसमें अखिलेश की बड़ी भूमिका नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी कुछ जगह पर कमजोर रही, इसका फायदा मिल गया। लेकिन उन्होंने चुनाव के बाद ही अखिलेश से अपना रास्ता अलग कर लिया। अब अलग हैं तो अखिलेश यादव ये सोच रहे थे कि कांग्रेस अगर कुछ कमजोर सीटें, जिसे जीतने की मेरी पूरी कोशिश भी खत्म हो जाएगी, उन सीटों पर कांग्रेस ले ले, एक प्रेजेंस दर्ज करे और उसके साथ हमारे साथ गठबंधन हो जाए। अब राहुल गांधी को सपना आ रहा है कि हम तो भारत जोड़ो अन्याय यात्रा कर रहे हैं, ऐसे पूरा जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देने वाले लोग हैं वो सारे लोग अखिलेश, मायावती सबको भूल के कांग्रेस के साथ आ जाएंगे। नेगोशिएशन बढ़ा रहे हैं, तो अखिलेश यादव उस नेगोशिएशन के साथ उनके साथ गठबंधन नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने पहले ऑफर दिया, बाद में ऑफर दिया, और अब ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों के बीच गठबंधन हो सकता है। मतलब दोनों ही पार्टियों के रास्ते अलग हो गए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जिक्र हो रही है तो राहुल गांधी की यात्रा इन दिनों उत्तर प्रदेश में है। आज राहुल गांधी ने यूपी के युवा को नशेड़ी कह दिया। ये क्या कह रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, नशेड़ियों को पहचानने की स्पेशल कैपेसिटी है राहुल गांधी को। वो दूर से ही पहचान लेंगे कि वो वहाँ पे नशेड़ी लोग हैं। राजनीति नहीं करनी चाहिए इनको, मैं बार बार कह रहा हूँ। और कभी कभी तो दया आती है कि आपको जो काम नहीं करना आप मत करो, या आपके बस की नहीं है। वायनाड जाते हो, केरल में कह देते हो कि ये यूपी वाले सब जो है वो घटिया किस्म की राजनीति करते हैं। यूपी आकर के कह रहे हो कि भाई यूपी के सारे लोग जो मोबाइल पे 8 घंटे रहते हैं और नशे में धुत रहते हैं, कौन वोट करेगा आपको? हु विल वोट फॉर यू? जब सब नशे में ही धुत हैं तो फिर नशेड़ियों से तो वोट नहीं मांगना चाहिए आपको। कहानी आप बना रहे हो कि हाँ ये होता है, वहाँ ये होता है, अमित शाह का बेटा ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे, जिसको जो चीज़ नहीं है वो उसको दे दी जा रही है। बड़ा अन्याय हो रहा है देश में। सबसे बड़ा अन्याय तो कांग्रेस पार्टी के साथ है कि आप उसके चेहरा हैं, आप उसके लीडर हैं। आपके पास क्या कैलिबर है एक नेशनल पार्टी को लीड करने का? मिस्टर लूजर, हर चीज को आप छूते हैं और उसको आप तहस नहस कर देते हो। और आप युवाओं के ऊपर इस तरह का कमेंट करके युवाओं से वोट लेंगे? यूपी के लोगों को तो सड़क पे आ जाना चाहिए कि पहले नशेड़ी कौन है उसकी पहले टेस्ट कराई जाए, तब तो मालूम चले कि भाषण देने वाला नशे में धुत रहता है या फिर सड़क पे लेटा हुआ जिसके बारे में राहुल गांधी बोल रहे हैं। सत्ता, परिवार, पार्टी और पावर, पैसा, इसका नशा जो है ना, ये बहुत ही खराब होता है, आदमी को बेदम कर देता है।
इसलिए राहुल गांधी जो बयानबाजी कर रहे हैं, एक जगह मैंने और भी सुना, ये क्या हो गया आप लोगों को, युवाओं को जय श्री राम का नारा लगा रहे हो। अरे भाई क्या लगाए नारा, बस ये खुश हो जाते हैं। शाम में इनके चेले चपाटी आकर के कह देते कि सर ये देखिए, ये आज का वीडियो है, बहुत अच्छा म्यूजिक है, बड़ा अच्छा बना है, वो अपना देख लेते हैं, और अच्छा आज मैं जो है अक्षय कुमार लग रहा हूं, प्रसन्न हो जाते हैं। दिस इज व्हाट ही इज डूइंग, इज गुड फॉर नथिंग। ये खुद जाएंगे और पूरे विपक्ष को ले डूबेंगे। कहीं नशेड़ी कहना भारी ना पड़ जाए राहुल गांधी को। पड़ सकता है, ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे ही 13-14 मानहानि के मामले राहुल के खिलाफ चल रहे हैं। ये एक पर जमानत लेने जाते हैं, फिर दूसरी जमानत की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनके बोलने का, कुछ कहने का तरीका ही ऐसा है जिससे कि सामने वाले को मौका मिल जाता है कि इसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करे। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के अलावा और जो नेता हैं वो भाषण नहीं देते, रैलियां नहीं करते, मंच पर नहीं जाते, और लोगों के खिलाफ इतने मानहानि के मुकदमे क्यों नहीं है? क्योंकि राहुल गांधी बदतमीजी की सीमा पार कर चुके हैं फ्रस्ट्रेशन के कारण। समझ नहीं आता कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है और किस मुद्दे को कैसे उठाना है। ये सनातन परंपराओं में, हमारे पंचतंत्र की कहानियों में बताया गया है कि एक व्यक्ति जिसे दिखाई नहीं पड़ता, उसे ये अंधा कह के पुकारो या सूरदास कह के बुलाओ, ये दोनों में अंतर है। सूरदास कहते हो उन्हें बुरा नहीं लगता, अंधा कह के पुकारोगे उसे बुरा लगेगा। यहां तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकलांग शब्द को हटा दिया, दिव्यांग होना चाहिए। और यह व्यक्ति जो है वो सामान्य चीजों को भी ऐसे पेश करता है जैसे सामने वाले को तीर मार रहा है। ये आप बेरोजगारी की बात करना चाहते हो कि उत्तर प्रदेश में या पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी है। बेरोजगारी की बात तो आप शुरू से कर रहे हो। ये बात कभी नहीं बताया कि 2014 से पहले क्या स्थिति थी, 2014 के बाद क्या स्थिति हुई है। जब श्वेत पत्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लाया गया, सरकार की तरफ से लाया गया, तो आपको इतनी बौखलाहट क्यों हो रही थी? क्योंकि उसमें आंकड़े तो गलत नहीं बता रहे, आंकड़े तो सब बता रहा है कि 8.5% के लगभग महंगाई दर, इन्फ्लेशन जो था वो पूरे यूपीए 1 यूपीए 2 के समय में था, अब आज है जो 5.3% है। तो इन आंकड़ों को कहां बदल दोगे? जो हर समय हर स्थितियों में ये जो राहुल गांधी और उनकी टीम के लोग हैं वो लोगों को बेवकूफ समझना शुरू कर दिए हैं। इनको लगता है कि किसी भी तरह से कुछ 4-5 शब्द रट लो, महंगाई बढ़ रहा है, बेरोजगारी ज्यादा है, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, कुछ पूंजीपतियों के हाथों में पूरी सत्ता है, और ये सारे शब्दों का उपयोग हर जगह पर, हर मंच पर करो। इसी से आपकी पार्टी की पहचान बढ़ेगी, आधार बढ़ेगा। लेकिन अगर ये देखा जाए तो इन शब्दों का उपयोग तो 2014 से अब तक कर रहे हैं। कितने चुनाव जीत पाए, कई कमेटियां बनी कांग्रेस के अंदर, सबने सलाह दिया कि देखो भाई आप कम से कम लोकल मुद्दों को समझो। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, ये कई जगह पर उनके साथ करीब से काम करने वाले जो आज उनके पूरी तरह से विरोधी हैं, जैसे कि प्रशांत किशोर की बात होती है, पूरी तरीके से पीएम मोदी के विरोधी हैं, अपना मन चला रहे हैं। लेकिन उन्होंने भी ये कहा कि जिन जगहों के बारे में पीएम मोदी जब जाते थे रैली में, हमारी टीम को पता नहीं होता था, वो बातें उनकी जानकारी में होती थी कि लोकल मुद्दे से कैसे लोगों को कनेक्ट किया जा सकता है। और ये राहुल गांधी एक वही यूनिवर्सल ट्रूथ मान चुके हैं, अडानी अंबानी बोलेंगे, लोगों को बरगलाने के लिए बेरोजगारी महंगाई की बात करेंगे, इंडस्ट्री नहीं है, ऐसी बातें करेंगे। उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं इस बात को कि जहां 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है हर साल, उस प्रदेश के बारे में कह रहे हैं कि वहां पर बेरोजगारी बढ़ रही है। अखिलेश यादव के समय की बात देख लो, अपने समय की बात देख लो, कैसे उत्तर प्रदेश को माफियाओं के चंगुल में छोड़ के गए थे। तो ये जो लोग समझते हैं, जानते हैं, वो पूरी तरह से मान लेते हैं कि राहुल गांधी का दिमाग खराब हो गया है, इलाज की जरूरत है, राजनीति नहीं। इनको कम से कम कुछ समय के लिए पागल खाने में भेज दो, कुछ सुधर कर बाहर आए। बिल्कुल, राहुल गांधी से अच्छी भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती। सर, महाराष्ट्र में क्यों सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पा रही है? देखिए, कुछ कहीं नहीं बात बन पा रही। सिर्फ महाराष्ट्र क्यों,
बिहार में नहीं बन पाया, यूपी में नहीं बन पाया, दिल्ली में नहीं बन पा रहा है, पंजाब में नहीं बन पाया, कहीं कुछ नहीं हो रहा। और भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक उस तरह के स्टेप्स को लेते चली जा रही है कि जिससे सीटों का बंटवारा हो भी जाएगा, लेकिन तब तक पूरा का पूरा जो खेल है वो बदल चुका होगा। आपने महाराष्ट्र की बात कही, महाराष्ट्र में क्या हुआ? मराठा रिजर्वेशन बिल पास हो गया। अब क्या करेंगे? उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? मराठा मानुस कर रहे थे। अब किसके पास लोग जाएंगे? शिंदे के पास या उद्धव ठाकरे के पास? ऑलरेडी हिंदुत्व के मसले पे वो बैकफुट पे थे। मराठा रिजर्वेशन देकर के इन लोगों ने एक और खेल कर दिया। एक और मराठा राजनीति करने वाले दबंग लीडर शरद पवार, अजित पवार सब लेकर के चले गए। अब तो लोग पूछेंगे ना कि बड़ा एमबीए बना रहे थे तुम, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, शरद पवार की पार्टी जब थी सरकार में तब आपने रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? सीधा सा सवाल है। अब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था। तो आप देखिए, राजनीति जिस हिसाब से की जाती है उस हिसाब से नॉर्मली लोगों को करना चाहिए। चुनाव आया है तो बहुत सारी चीजें, अब ये रिजर्वेशन आगे क्या होगा नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट में, ये अलग कहानी है। बट फॉर द टाइम बीइंग चुनाव की दृष्टि से इन्होंने तो चौका छक्का मार दिया। अब ये उदास मन होकर के बैठे हुए हैं, अब क्या किया जाए? अब उद्धव ठाकरे कह रहे हैं अब जल्दी जल्दी करो। जल्दी नहीं होगा, जल्दी कुछ हो ही नहीं सकता कांग्रेस पार्टी में। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई हम अपने से उतार देंगे उम्मीदवारों को, तो उतारिए, किसने मना किया है? जीतना तो है नहीं, 48 सीटें, बड़ा राज्य है। बीजेपी की पूरी तैयारी 45 प्लस की है और जिस हिसाब से वो लोग एक एक कदम फूक फूक के रख रहे हैं, सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर, ये 45 प्लस का आंकड़ा जो है वो क्रॉस होगा। और अगर ऐसा होता है तो वो 400 पार एनडीए, वो लक्ष्य भी हासिल होता साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल, मराठाओं की राजनीति करने वाले शरद पवार के लिए बहुत बड़ा झटका है। लेकिन इस बिल के पास होने से सर महाराष्ट्र की राजनीति में क्या असर पड़ेगा? एक प्रयास शब्द है। सरकार ने क्या क्या प्रयास किए? सरकार जिसकी है वो अपने विधानसभा के स्तर पर जो कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट में एक पक्षकार बन सकती है, उसने किया। अब लोगों को यह लगता है कि सरकार तो यही कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट अगर रोड़ा अटकाए तो फिर सरकार और क्या कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ गुस्सा होगा। लेकिन वहां पर मराठाओं, लगभग 31% मराठा है और शरद पवार लगातार मराठाओं की राजनीति करते रहे। अब स्थिति क्या है? अजीत पवार सरकार के अंदर, अजीत पवार का भी प्रयास इसमें शामिल है। अब अजीत पवार ने क्या किया? शरद पवार के सारी चीजें तो छीन ली। अब एकमात्र सीट जो शरद पवार के पास बची हुई है बारामती का, वहां पर सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी सुनेत्र पवार को खड़ा करने वाले। अब वो जा रही है, वहां कैंप कर रही है और अजीत पवार भी वहां जाकर कैंपेनिंग कर रहे हैं। ऐसे में सुप्रिया पवार या फिर शरद पवार, ये लोग अपने ही घर में ऐसे फंस जाएंगे कि दूसरे जगह प्रचार के लिए सोचना पड़ेगा। पूरी की पूरी राजनीति महाराष्ट्र की चेंज हो चुकी है। अब इन लोगों के पास यही बचा हुआ है कि 1-2 सीट पर जीत कर किसी तरह अपने अस्तित्व बचा लें, वही बड़ी बात होगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। तो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को एकनाथ शिंदे की सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिससे शरद पवार का मजबूत आधार ध्वस्त हो गया है। तो वहीं एनडीए अपने एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है और विपक्ष बिखरता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी से हर दल दूरी बना रही है, सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पा रही है, जिसको लेकर अखिलेश ने भी कांग्रेस पार्टी को झटका दे दिया। समाजवादी पार्टी ने आज 5 उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। मतलब साफ है कि यूपी में भी गठबंधन टूट चुका है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।